आपको कार्टून जोन की दुनिया में खुश आमदीद कहते हैं। बात कई 100 साल पुरानी है। एक बार दो बहनें जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर की ओर लौट रही थी। तभी एक पेड़ की टहनी पर दो रहस्यमयी और जादुई पक्षी बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। अरे अरे वो देखो सामने कितनी खूबसूरत लड़कियां आ रही हैं। सच में ये दोनों वाकई बहुत सुंदर है। जितनी खूबसूरत ये दोनों बाहर से है उतना ही खूबसूरत इनका दिल भी है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जितनी खूबसूरत ये दोनों हैं, काश इनकी किस्मत और इनका नसीब भी उतना ही खूबसूरत होता। नसीब क्यों? इनके नसीब को क्या हुआ? मेरे हिसाब से तो सब ठीक ही है। अरे नहीं नहीं, इनका नसीब तो बहुत ही खराब है। इन दोनों की जिंदगी में बहुत दुख भरे हुए हैं। इन दोनों का नसीब बड़ा अजीब है। इनकी जिंदगी में आगे बहुत सी परेशानियां आने वाली है। मुझे तो इनके बारे में सोच सोच कर बहुत दुख होता है। काश मैं इनके लिए कुछ कर पाता। तभी वे दोनों लड़कियां उन पक्षियों के पास चलते हुए पहुंचती हैं। उन दोनों में से एक लड़की पक्षियों की भाषा जानती थी, जबकि दूसरी नहीं जानती थी। अरे वाह दीदी, देखो कितने खूबसूरत पक्षी है ये। मैंने तो आज तक इतने सुंदर पक्षी नहीं देखे। काश हम इन दोनों की भाषा समझ सकते। नहीं, मैं इसे नहीं बता सकती कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। अरे मुझे तो बताओ, आखिर उनके नसीब में ऐसा क्या लिखा है? इनमें से एक लड़की की किस्मत में मृतक से शादी करना लिखा है, वहीं दूसरी की किस्मत में एक भेड़िए से शादी करना लिखा है। ओह, अब इन बेचारों का क्या होगा? दोनों पक्षी आपस में बातें कर रहे थे और वे दोनों लड़कियां उनकी बातें सुन रही थी। शाम ढलने लगती है। चलो यहाँ से चलते हैं। रास्ते पर चलते चलते मोहिनी सोच में पड़ जाती है और उदास हो जाती है। क्या वे दोनों पक्षी सच कह रहे थे? क्या वाकई हमारा नसीब खराब है? कुछ ही देर में दोनों अपने घर पहुंच जाती हैं। बेटियों, इतनी देर कैसे हो गई? हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मेरा शरीर बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया। जो काम मुझे करना चाहिए था वो मेरी बेटियों को करना पड़ रहा है। न जाने क्या लिखा है मेरी बेटियों के नसीब में। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपने भी तो बहुत मेहनत करके हमें बड़ा किया है। अब जब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा तो क्या हम भी आपका साथ छोड़ दें? आप चिंता मत कीजिए, हमारे नसीब में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और मोहिनी के दिमाग में वह बात असर करने लगती है, जिससे वह बहुत परेशान रहने लगती है। न वो ठीक से खाती है, न ठीक से पीती है। एक दिन उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, मोहिनी बेटी, क्या बात है? क्या तुझे कोई परेशानी है? बेटी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, न तो तुम ठीक से खाना खा रही हो, न ही किसी से ढंग से बात कर रही हो। अपनी हालत देखो, कितनी कमजोर हो गई हो तुम। मुझे लग रहा है तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो। नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर मोहिनी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वह दोनों फिर जंगल जाते हैं, जहाँ वही पक्षी फिर से एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। भाई, क्या कोई तरीका नहीं है कि इन दोनों की किस्मत बदली जाए? नहीं, उनके किस्मत में एक बार जो लिखा गया है वो होकर ही रहेगा। अब इसे बदला नहीं जा सकता। ओह, ये तो इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। पक्षियों की बातें सुनकर मोहिनी फिर से और भी अधिक दुखी हो जाती है। इस बार वो पक्षियों की बातों से इतनी परेशान हो जाती है कि अब वो खाना ही बंद कर देती है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो बिस्तर पर गिर जाती है। माँ, दीदी को क्या हुआ है? बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर मोहिनी को क्या परेशानी है? वो मुझे कुछ बताती भी नहीं है। तुम फिक्र मत करो भाग्यवान, आज मैं उनसे जरूर पूछूंगा। आखिर वे हमसे कौन सा राज छुपा रही हैं। चलो उनके पास चलते हैं। मोहिनी की माँ, पिताजी और बहन मोहिनी के पास आते हैं। बहुत जोर जबरदस्ती से उसके पिताजी उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। तब मोहिनी बताती है, पिताजी, माँ, मैं बोलते हुए पक्षियों की भाषा समझ सकती हूँ। हाँ, ये तो अच्छी बात है। फिर तुम उदास क्यों हो? परेशान क्यों हो? परेशानी की बात यह है पिताजी कि जब मैं जंगल लकड़ियाँ लेने जाती हूँ तो वहाँ दो पक्षी आपस में बातें करते मिलते हैं। वे हमें देखकर कहते हैं कि इन दोनों बहनों का नसीब बहुत खराब है। उनके नसीब में बहुत दुख और तकलीफ लिखी है। एक काम करो, कल तुम मुझे उन पक्षियों के पास ले चलना। मैं भी देखूं कि आखिर वे कौन से रहस्यमय पक्षी हैं जो तुम दोनों बहनों के बारे में भविष्यवाणियां कर रही हैं। हाँ पिताजी, आप कल मेरे साथ चलें। अगली सुबह चारों जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं और उन्हीं दो पक्षियों के पास पहुंचते हैं। देखो, मैं तुम्हारी भाषा समझ सकती हूँ। तुम दोनों कई दिनों से हम दोनों बहनों के बारे में जो भविष्यवाणियां कर रहे हो, मैं सब सुन चुकी हूँ। तुम दोनों सारी बातें विस्तार से बताओ कि आखिर हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारी भाषा समझ सकती हो। देखो,
तुमने जो भी हमारे मुंह से सुना है वो सब सही सुना है। आगे क्या होगा, अच्छा या बुरा, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल हमें यही दिखाई दे रहा है। हो सकता है आगे बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा। तुम ज्यादा फिक्र मत करो और सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। मोहिनी अपने पिता को सारी बातें विस्तार से बता देती है। पिता कहते हैं, बेटी, इन पक्षियों की बातों को भूल जाओ, ये तो कुछ भी कह रहे हैं। नहीं पापा, ये सच कह रहे हैं और जो ऊपर वाले ने लिखा है वो होकर ही रहेगा। इसे न आप मिटा सकते हैं और न मैं। चलो अभी घर चलें, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। फिर सब अपने घर की ओर निकल जाते हैं। मोहिनी के माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन मोहिनी किसी की नहीं सुनती। वो कहती है, ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि वे पक्षी यूं ही बोल रहे हैं तो ठीक है, हम उस समय का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या होता है। बेटी तुम आराम करो, तुम्हारी परेशानी के लिए मैं जरूर कोई न कोई तरीका ढूंढूंगा। ये क्या हो गया? हमारी दोनों बेटियों का नसीब वाकई बहुत बुरा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ दूरी पर एक जंगल है, वहाँ एक बहुत ही ज्ञानी बाबा रहते हैं। मैं उनके पास जाकर कोई उपाय पूछ कर आता हूँ। अगले दिन वो जंगल में उन बाबा के पास जाता है, उन्हें सारी बातें बता देता है और बाबा को अपने साथ लेकर घर वापस आ जाता है। मोहिनी, श्यामली, मैं एक बहुत मशहूर बाबा को लेकर आया हूँ जो तुम्हारे नसीब के बारे में बताएंगे। मोहिनी और श्यामली को बाबा के पास बैठाया जाता है। बाबा आंखें बंद करके उनका भविष्य देखते हैं और कुछ देर बाद आंखें खोलकर कहते हैं, जिन पक्षियों ने तुम लोगों को तुम्हारे भविष्य के बारे में बताया है वे बिल्कुल सच कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाबा, क्या इसका कोई हल नहीं? नहीं, इसका कोई हल नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूँ। इस महीने के आखिर तक एक भेड़िया शाम के समय तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। वो कुछ नहीं बोलेगा और थोड़ी देर बाद वापस जाने लगेगा। तुम एक काम करना, अपनी बड़ी बेटी से कहना कि वो उस भेड़िए के पीछे पीछे चली जाए। जो उसके नसीब में लिखा है वही होकर रहेगा। बाबा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो भेड़िया अगली बार फिर तुम्हारे घर आएगा और उस समय उसका रूप बहुत ही डरावना होगा। वो तुम्हारे घर को तहस नहस कर देगा और तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देगा। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर तुम अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो यही करना होगा। ठीक है बाबा, अब आप मेरी दूसरी बेटी के बारे में भी बता दीजिए। बेटा, आज तुम्हारी दूसरी बेटी का भविष्य बताने का मुहूर्त नहीं है, मैं किसी और दिन बताऊंगा। अब मैं चलता हूँ। कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजर जाते हैं, लेकिन जब महीने का आखिरी दिन आता है और शाम के समय सब लोग बाहर बैठे होते हैं, तभी एक खूंखार भेड़िया उनके दरवाजे पर आ जाता है। हे भगवान, लगता है ये वही भेड़िया है जिसका जिक्र बाबा कर रहे थे। नहीं, मैं अपनी बच्ची को उसके साथ नहीं भेजूंगी। भेड़िया कुछ देर दरवाजे पर खड़ा होकर देखता रहता है, फिर वापस जाने लगता है। माँ पापा, मैं अपनी जान बचाने के लिए आप लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। मेरा समय आ गया है, अब मुझे जाना होगा। नहीं दीदी, मत जाओ। नहीं श्यामली, मुझे ही जाना होगा, वरना वो भेड़िया फिर यहाँ आएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, लेकिन अभी मुझे इजाजत दीजिए पापा। मोहिनी के माँ बाप और बहन फूट फूट कर रोने लगते हैं और उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन मोहिनी नहीं रुकती और उस भेड़िए के पीछे पीछे चली जाती है। तुम ऐसे कैसे घर पर चुपचाप बैठे रह सकते हो? न जाने वो भेड़िया मेरी बच्ची के साथ क्या करेगा। तुम एक काम करो, मोहिनी के पीछे पीछे जाओ और देखो कि वो भेड़िया हमारी बच्ची को कोई नुकसान न पहुंचाए। लेकिन बाबा ने मुझे ऐसा करने को नहीं कहा। अगर मैं उसके पीछे गया और उसने हमारी बच्ची को नुकसान पहुंचा दिया तो? ठीक है, आप यहीं रहिए, फिर मैं उसके पीछे जाती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ। मोहिनी के पिता मोहिनी का पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि भेड़िया एक गुफा में जा रहा है और उसके पीछे पीछे उनकी बेटी भी गुफा में दाखिल हो जाती है। ये क्या? इतनी पुरानी गुफा में मेरी बच्ची उस भेड़िए के साथ चली गई। ये तो बहुत ही खतरनाक गुफा है, यहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। अब मेरी बच्ची यहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं आ सकेगी। ये कहकर मोहिनी के पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं और वापस घर आ जाते हैं। शौहर को रोता देख श्यामली और उसकी माँ दौड़ते हुए आ जाती हैं। क्या हुआ जी? आप रो क्यों रहे हैं? हमारी बच्ची कहाँ है? पापा बताइए ना, क्या हुआ? भाग्यवान, वो भेड़िया हमारी बच्ची को इस खतरनाक गुफा में ले गया है। इस गुफा में जो एक बार चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। न जाने उस भेड़िए ने हमारी बच्ची के साथ क्या कर दिया होगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? तूने हमारी बच्ची का नसीब कैसा लिखा है परवरदिगार? रो मत भाग्यवान, मैं कल सुबह एक बार फिर इस गुफा के पास जाकर देखूंगा, शायद मुझे अपनी बच्ची वहाँ मिल जाए।
भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ, तुम श्यामली का ख्याल रखना। ठीक है जी, मेरी बच्ची मोहिनी को सही सलामत घर ले आना। श्यामली के पिता जंगल की उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अब मुझे इस गुफा के अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा। मोहिनी के पिता उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है। अरे ये क्या है? इतनी तेज रोशनी इस गुफा में कहाँ से आ रही है? इस गुफा में तो अंधेरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ से तो बहुत तेज रोशनी आ रही है। मोहिनी के पिता गुफा में आगे बढ़ते चले जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद वे एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां एक बिल्कुल अलग दुनिया थी, अलग राज्य था और बहुत से लोग थे। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये तो कोई बिल्कुल अलग ही राज्य लग रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक आदमी से पूछते हैं, भाई ये कौन सा राज्य है? भाई, क्या तुम पहली बार इस राज्य में आए हो? हाँ, तुम्हें इस राज्य के बारे में कुछ नहीं पता, जिसकी प्रशंसा दूर दूर तक मशहूर है। वैसे तुम कहाँ से हो? नहीं भाई, मुझे नहीं मालूम, क्या आप मुझे बताएंगे? ये पालमपुर राज्य है। यहाँ राजा वीर सिंह शासन करते हैं। ओह अच्छा, ठीक है भाई, बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहिनी के पिता अभी कुछ ही दूर चले थे कि उनकी नजर मोहिनी पर पड़ती है, जो रानी के वेश में थी। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये तो मेरी बेटी है, मगर इसका भेष तो बिल्कुल बदल गया है। जैसे ही मोहिनी उनके पास आती है, अपने पिता को देखकर बहुत खुश हो जाती है। पिताजी आप यहाँ? बेटी, मैं तो तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया था, मगर तुझे इस भेष में देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। बेटी, ये सब क्या है? तुझे तो वो भेड़िया इस गुफा में लेकर गया था ना? पिताजी मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आया। उन दोनों पक्षियों ने जो बताया था उससे तो बिल्कुल ही अलग हुआ। आइए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। मोहिनी अपने पिता को एक बहुत बड़े और सुंदर महल में ले आती है। बेटी, ये तो तुम मुझे किसके महल में ले आई हो? पिताजी आप घबराइए मत, ये महल मेरा ही है। बेटी, तू क्या कह रही है? तू तो उस भेड़िए के साथ गई थी ना? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ पिताजी, मगर अब वे मेरे पति हैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? एक भेड़िया तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? पिताजी, जिन्हें आप भेड़िया समझ रहे थे, दरअसल वे भेड़िया नहीं बल्कि एक राजा हैं। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? पिताजी, जिस तरह उन पक्षियों ने हम दोनों के लिए भविष्यवाणियाँ की थी, उसी तरह मेरे पति के लिए भी एक बाबा ने भविष्यवाणी की थी। कैसी भविष्यवाणी बेटी? एक बाबा ने मेरे पति से कहा था कि जब तुम भेड़िए के रूप में एक दूसरी दुनिया में जाओगे तो तुम्हें एक लड़की मिलेगी, उसी से तुम्हारी शादी होगी और वो इस राज्य की राजकुमारी बनेगी। इसीलिए वे हमारी दुनिया में भेड़िए के रूप में आए थे। बस कुछ ही देर में मेरे पति आने वाले हैं। पिताजी, वे बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा पति मिलेगा। रानी, ये कौन है? इनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। महाराज, ये मेरे पिता हैं। अच्छा, हाँ रानी, मैंने इन्हें पहचान लिया। इन्हें नाश्ता कराओ, ये दूर से आए हैं, इन्हें खाना भी खिलाओ। नहीं महाराज, अब मैं चलता हूँ। मोहिनी की माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, उसे भी तो ये खुशखबरी सुनानी है। पिताजी, आप आज रात यहीं रुक जाइए, कल सुबह सवेरे चले जाइएगा। ठीक है बेटी, अगर तेरा दिल है तो मैं आज रात रुक जाता हूँ। मोहिनी के पिता रात अपनी बेटी के पास रुकते हैं और सुबह सवेरे अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे उस पेड़ के पास पहुँचते हैं, उसका दरवाजा नहीं खुलता। तभी पास बैठा हुआ एक पक्षी उनसे कहता है, तुम कौन हो और इस दरवाजे के पास क्या कर रहे हो? यह कोई आम दरवाजा नहीं है, यह एक बहुत ही तिलस्मी दरवाजा है। लेकिन मैं इसी दरवाजे से अंदर आया था और अब मुझे अपने घर जाना है, मगर ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा। अच्छा, यह बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं अपनी बेटी के घर गया था, वहीं से आ रहा हूँ। लगता है तुमसे कोई गलती हो गई है, इसीलिए दरवाजा नहीं खुल रहा। एक काम करो, तुम दोबारा अपनी बेटी के घर जाओ और वहाँ तुमने जो कुछ खाया है उसका हक अदा करके आओ, या फिर उससे माफी मांग लो कि तुमने उसका हक खाया है, तभी यह तिलस्मी दरवाजा खुलेगा। मोहिनी का पिता दोबारा अपनी बेटी के ससुराल जाता है और सारी बातें उन्हें बता देता है। बेटा, मुझे समझ आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सब माफ कर दिया है। अब आप बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है बेटी। मोहिनी का पिता फिर उसी पेड़ के पास जाता है जहां उसे दरवाजा खुला हुआ मिलता है। वो उसी दरवाजे से अंदर जाता है, गुफा से बाहर निकलता है और अपने घर पहुंच जाता है। आप कहाँ थे? क्या मेरी बेटी का कुछ पता चला? क्या वो जिंदा है? अरे आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भाग्यवान जो मैंने देखा है, अगर तुम देख लेती तो तुम्हारे होश उड़ जाते। बातों को घुमाइए मत, बस ये बताइए कि मेरी बेटी का कुछ पता चला या नहीं। मोहिनी का पिता अपनी पत्नी को सारी बातें विस्तार से बताता है। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे अभी मेरी बेटी के पास ले चलिए। अब्बा जान, मुझे भी दीदी के पास ले चलिए ना। हाँ, मैं सबको जल्द ही अपने साथ ले जाऊंगा। आपने ये खबर सुनाकर दिल खुश कर दिया। हम सब तो कई दिनों से इसी गम में ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। आज आप श्यामली के साथ जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आइए। आज खुशी खुशी सब मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है भाग्यवान, हम अभी जंगल जाते हैं। वैसे भी मैं बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता। पिता और बेटी जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। बेटी, मैं बहुत थक गया हूँ
और बहुत जोर की प्यास भी लगी है। आप इसी पेड़ के नीचे बैठ जाइए, मैं आसपास देखती हूँ कि कहीं कोई नदी या तालाब मिल जाए। ठीक है बेटी। श्यामली जंगल में इधर उधर पानी तलाश करती है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। अरे ये किसकी झोपड़ी है? जरूर यहाँ कोई रहता होगा। मैं यहीं से अब्बा के लिए पानी मांग लाती हूँ। श्यामली झोपड़ी के पास जाती है, मगर वहाँ कोई नजर नहीं आता। कोई है क्या? इस झोपड़ी में कोई है? काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी कोई नहीं आता। लेकिन घड़ा तो रखा हुआ है। मैं एक काम करती हूँ, इसी घड़े से पानी ले जाती हूँ और अब्बा को दे देती हूँ। श्यामली घड़े से पानी लेकर एक गिलास में डालती है और अपने पिता को दे आती है। बेटी जाकर ये गिलास वहीं रख दो, ये किसी की अमानत है। ठीक है अब्बा जान। श्यामली दोबारा झोपड़ी में जाती है और जैसे ही वो गिलास घड़े पर रखती है, अचानक उस झोपड़ी का दरवाजा बंद हो जाता है। अब्बा जान मुझे बचाइए, मैं यहाँ फंस गई हूँ। अरे ये तो मेरी बेटी की आवाज है। लगता है मेरी बेटी किसी खतरे में है, मुझे देखना होगा। पिता दौड़ता हुआ झोपड़ी के पास पहुँचता है, जहाँ उसकी बेटी लोहे की सलाखों में कैद होती है। बेटी ये सब क्या हो गया? तुम अंदर कैसे फंस गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अब्बा जान, मैं तो बस गिलास रखने आई थी। अब देखिए, यह चूल्हा जल रहा है, उस पर कुछ पक रहा है और यहाँ एक मरा हुआ शरीर भी पड़ा हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। श्यामली के पिता बहुत कोशिश करते हैं, मगर सलाखें नहीं खुलती। काफी कोशिश के बाद वो कहता है, बेटी घबराओ मत, लगता है उन पक्षियों की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बेटी मैंने बहुत कोशिश कर ली, मगर ये सलाखें नहीं खुल रही हैं। शायद यही तुम्हारा नसीब है। अब्बा जान, अंधेरा होने वाला है, आप यहाँ से चले जाइए। लगता है अब यही मेरा नसीब है। आप मुझसे मिलने आते रहा कीजिए। नहीं बेटी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। अब्बा जी, आप मुझे मेरी कसम देकर यहाँ से चले जाइए, वरना मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। श्यामली के बहुत कहने पर उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। श्यामली अंदर जाती है और देखती है कि एक मरा हुआ शरीर कपड़े से पूरी तरह ढका हुआ है और उसके पैर सामने की ओर हैं। वो सोचती है, मैं क्या करूं? इस मरे हुए शरीर के साथ रहते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन पैरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बेहोश हो। एक काम करती हूँ, बचपन में जब मैं और दीदी थक जाते थे तो माँ बाप हमारे पैरों के तलवों की मालिश किया करते थे। मैं भी इनके पैरों की मालिश करती हूँ, शायद ये फिर से जिंदा हो जाएं। श्यामली उस मरे हुए शरीर के पैरों के तलवों की मालिश करना शुरू कर देती है। इधर दूसरी तरफ जब पिता घर पहुँचता है, अरे श्यामली कहाँ है? आप इतने उदास क्यों हैं? बताइए ना, हमारी बच्ची कहाँ है? तो श्यामली के पिता अपनी पत्नी को सारी बातें बताते हैं, जिससे उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। हाय, ये क्या हो गया? मेरी एक बच्ची तो खुश है, मगर दूसरी के साथ ये क्या हो गया? चलो, मुझे अभी अपनी बेटी के पास ले चलो। सुबह सवेरे श्यामली के पिता अपनी पत्नी को उसी जंगल में ले जाते हैं, लेकिन वो झोपड़ी उन्हें कहीं नजर नहीं आती। समय बीतता है और 15 साल गुजर जाते हैं। श्यामली 15 साल तक उस मरे हुए शरीर के पैरों के तलवों की मालिश करती रहती है और उसके माँ बाप रोज उस जंगल में आते हैं और उस झोपड़ी को ढूंढते हैं, मगर वो झोपड़ी उन्हें कहीं नहीं मिलती। भगवान, आज पूरे 15 साल हो गए हैं हम इस झोपड़ी को ढूंढते हुए, लेकिन न जाने वो कहाँ गायब हो गई, मिलती ही नहीं। हाय, मेरी बच्ची न जाने कहाँ होगी। दूसरी तरफ श्यामली की उम्र भी अब काफी हो चुकी थी। मरे हुए शरीर के जागने में अब कुछ ही समय बाकी था। अचानक सलाखें खुल जाती हैं और एक औरत अंदर आ जाती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं पिछले 15 साल से इस झोपड़ी में हूँ और इस मरे हुए शरीर के पैरों के तलवों की मालिश कर रही हूँ ताकि ये जिंदा हो जाए। ओह अच्छा, एक काम करो, तुम जरा बाहर जाकर आराम कर लो। मेरी बकरी बाहर बंधी है, उसे जाकर देखाओ। तब तक मैं यह काम कर लेती हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं भी बहुत थक गई हूँ। श्यामली बाहर चली जाती है और जैसे ही उसकी जगह वो औरत पैरों के तलवों की मालिश करने लगती है, वो मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता था। तुम कौन हो? मैं पिछले 15 साल से तुम्हारे पैरों के तलवों की मालिश कर रही हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन तुम जरूर उठोगे। देखो, आज तुम जिंदा हो गए। मैं जीवन भर आपका एहसानमंद रहूंगा। आज आपकी वजह से मैं उस जादूगर के जादू से आजाद हो पाया हूँ, जिसने मुझे यहाँ कैद कर रखा था। आपने बिना किसी लालच के 15 साल तक मेरी सेवा की। आप सच में बहुत अच्छी हैं। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं एक राजकुमार हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, आप भी मुझे पसंद हैं, तभी तो 15 साल से मैंने आपकी सेवा की है। वे दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि अचानक श्यामली बाहर से अंदर आ जाती है। ये क्या? ऐसा कैसे हो गया? तुम कौन हो? श्यामली कुछ कहने ही वाली होती है
कि वो औरत कहती है, राजकुमार, यह बकरियां चराने वाली हैं। कभी कभी यहाँ पानी पीने आ जाती हैं। नहीं नहीं राजकुमार, मुझे आप यहाँ नौकर रख लीजिए। मैं अनाथ हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। राजकुमार, जब यह इतनी गिड़गिड़ा रही हैं, तो इसे नौकर रख लीजिए। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। श्यामली एक नौकर बनकर उन दोनों के साथ रहने लगती है, लेकिन वो औरत उस पर बहुत जुल्म करती है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन श्यामली बहुत उदास होती है और अकेले बैठकर खुद से बातें करने लगती है। ये क्या हुआ? ए खुदा, आपने ये क्या कर दिया? मैंने राजकुमार की 15 साल तक सेवा की और पत्नी वो औरत बन गई। उसने चालाकी से राजकुमार को मुझसे छीन लिया। ये कहते हुए श्यामली फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे राजकुमार सुन लेता है। राजकुमार उस औरत के पास जाता है और कहता है, मुझे सब पता चल गया है कि मेरी सेवा तुमने नहीं बल्कि श्यामली ने की थी। 15 साल तुम नहीं वही मेरे साथ रही। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं राजकुमार, ऐसा मत कीजिए, उसे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो श्यामली, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। आज से तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। एक दिन श्यामली अपने माँ बाप से मिलने घर आती है, जहाँ उसकी बड़ी बहन भी आई होती है। अपनी दोनों बेटियों को देखकर माँ बाप बहुत खुश होते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।